साल 1907। गर्मी के दिन शुरू हो चुके थे। उत्तराखंड के चंपावत की पहाड़ियां प्रकृति के रंगों और रहस्यों को समेटे हुए चमक रही थीं। धूना घाट के पास बसे पाली गांव की महिलाएं निकली हुई थीं लकड़ियां बीनने। गांव से बाहर जंगल के पास तभी एक महिला की गर्दन पर पंजे का मजबूत वार हुआ। उस महिला की बस एक घुटी सी चीख ही निकल पाई और फिर जबड़े में जकड़ कर ली खींच करके ले गई वह। बाकी महिलाओं ने शोर मचाया। गांव के 50 से अधिक लोग लाठी डंडे लेकर आ जुटे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कदम आगे बढ़ा ले। वह खौफ था उस आदमखोर का जिसे नाम दिया गया था चंपावत की शैतान। उसकी वजह से घाटियों में हवाओं की जगह मौत की चीखें गूंजने लगी थीं। खूबसूरत पगडंडियों पर मिलने वाले खून के धब्बे जो जंगल में जाकर खत्म होते, मांस के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच। आए दिन लोगों के गायब होने से सख्ते में आ गई थी ब्रिटिश हुकूमत। अल्मोड़ा रेंज से गोरखा जवानों को भेजा गया इस आदमखोर बाघिन का शिकार करने के लिए। सरकार ने इनाम घोषित किया, शिकारी लगाए गए, लेकिन इंसानों को लाश में बदलने का सिलसिला नहीं रुका। हालात बेकाबू थे और समाधान मिल नहीं रहा था। तब नैनीताल के लेफ्टिनेंट ने संपर्क किया जिम कार्बेट से। आयरिश मूल के कार्बेट नैनीताल में पड़े बड़े थे। जंगल से पुराना नाता था और उसमें गूंजने वाले आवाजों से दोस्ती। आदमखोर बाघों के शिकार के लिए चर्चित जिम कार्बेट अपनी मार्टिनी हेनरी राइफल लेकर निकल पड़े चंपावत के लिए। जिम कार्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं में लिखा है कि जब वह पाली गांव पहुंचे तो वहां दिन में बंद थे घरों के खिड़की दरवाजे। लोग अंदर कैद थे। आदमखोर ने इसी गांव में किया था अपना आखिरी शिकार। खौफ की वजह यह थी कि पाली में बाघिन ने जिस महिला को मारा वह 10वां या 20वां नहीं बल्कि 434वां शिकार बनी थी। किसी आपदा और किसी हमले से बड़ा नरसंहार था यह। इस आदमखोर के आतंक का सिलसिला शुरू हुआ था कि करीब 4 साल पहले नेपाल में वहां बाघिन ने करीब 200 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उससे निपटने के लिए नेपाल की सेना को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन उसका निशाना आदमखोर के आतंक को भेद न सका। हालांकि नेपाली सेना की लगातार कॉम्बिंग और पीछा करने का असर यह हुआ कि बाघिन नेपाल से भागकर चंपावत की ओर आ गई। कारपेट ने चंपावत पहुंचने से पहले 2 शर्तें रखी थी। पहली, बाघिन को मारने पर रखा गया इनाम हटा लिया जाए और दूसरी शर्त थी शिकारियों को इस काम से दूर रखा जाए। कारपेट की इन शर्तों की वजह यह बताई। उनका कहना था कि काम खतरनाक है और इनाम के लालच में हड़बड़ी खतरे को और बढ़ा देगी, इसलिए इसे ठंडे दिमाग से अंजाम दिया जाना जरूरी है। पाली में कारपेट को पता चला कि बाघिन ने 5 दिन पहले ही शिकार किया और तब से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। शिकार की जगह और बाघिन के आने का रास्ता पूछकर कारपेट ने सड़क के पास एक पेड़ पर अपना ठिकाना बनाया। चांदनी रात थी। पूरी उम्मीद थी कि शिकार साफ दिख जाएगा। गांवों के घरों के दरवाजे पहले की तरफ बंद हो गए। खौफ कारकेट की भी हड्डियों में उतर गया। हालांकि उस रात आदमखोर ने गांव का रुख नहीं किया। कारपेट जब सुबह गांव लौटे तो लोग उनको जिंदा देखकर हैरत में थे। कारपेट को अब सबसे पहला काम करना था गांव वालों का भरोसा जीतना, ताकि वे बाघिन के आने जाने वाली जगहों पर ले जा सकें। इसके लिए कारपेट ने 3 जंगली जानवरों के शिकार किए। गांव वालों को थोड़ी उम्मीद जगी। कारपेट ने लिखा है कि आदमखोर बाघिन आमतौर पर खेत में या जंगल में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को ज्यादा निशाना बनाती थी, इसलिए कई बार उन्होंने कपड़े के ऊपर साड़ी लपेटी। जिस पेड़ पर उन्होंने ठिकाना बनाया उसके आसपास की घास काटकर वहां गट्ठर भी छोड़ा, जिससे शिकार होने का झांसा दिया जा सके। 1-2 बार इन पेड़ों के आसपास वह आदमखोर पहुंची भी, लेकिन बंदूक की रेंज में नहीं आ सकी। पाली में कुछ दिन रुकने के बाद कारपेट को समझ में आया कि आदमखोर ने जगह बदल ली है। आमतौर पर जहां वह शिकार करती, अगले कुछ दिनों तक उधर का रुख नहीं करती थी। दूसरी ओर वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर चंपावत में उसको देखे जाने की खबरें आ रही थी। कारपेट ने वहां का रुख किया। रास्ते में धूना घाट के पास नाश्ते के लिए रुके। कारपेट को गांव वालों का एक काफिला मिला, जहां हाल में ही उस बाघिन ने एक महिला का शिकार किया था। जब उसने हमला किया तो पास में उसकी बहन भी मौजूद थी। कारपेट जब बहन से जानकारी लेने पहुंचे तो वह डर और सदमे के चलते आवाज ही खो चुकी थी। घंटों की मशक्कत के बाद भी वह बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं आ पाई। आमदमखोर की तलाश में जिम कार्बेट चंपावत पहुंचे। वहां के डाक बंगले में इंतजाम था उनके रुकने का। उनके सत्कार के लिए वहां का तहसीलदार भी पहुंचा। उसने कहा कि रात में वह डाक बंगले में साथ ही रुकेगा।
हालांकि शाम को जब वह बंगले पर लौटा तो कुछ जरूरी काम का हवाला देकर वहां से घर के लिए निकल लिया। कार्बेट हैरान थे, आखिरकार ऐसा क्या काम था कि किसी तहसीलदार को रुकने के बजाय वहां लालटेन के सहारे जंगल में करीब 5 किलोमीटर दूर अकेले जाकर रह रहा था, जबकि आदमखोर बागिन के हमले का अंदेशा हर ओर से बना हुआ था। तहसीलदार के इस असहज कदम के पीछे का सच कार्बेट को बाद में समझ में आया। कार्बेट ने लिखा है, मेरे पास इस बंगले की एक कहानी है जो मैं नहीं बताऊंगा। वैसे भी यह किताब जंगल की कहानियों के बारे में है और प्रकृति के नियमों से इतर की घटनाएं यहाँ जोड़ना ठीक भी नहीं। उस रात क्या हुआ, कार्बेट ने उसे बताने से आगे परहेज भी किया। हालांकि कुछ इशारा जरूर मिलता है। कुछ जगहों पर कार्बेट के नौकर बहादुर खां के हवाले से जिक्र है कि रात में कार्बेट के कमरे से काफ़ी शोर आ रहा था। उसके बाद एकाएक दरवाज़ा खुला और वह बिना कपड़ों के ही बाहर आ गए। वह पसीने से तरबदर थे, उनकी सांसें तेज चल रही थी और बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। कार्बेट ने बाकी रात नौकरों के साथ ही कमरे में बिताई। कार्बेट ने टेम्पल टाइगर में लिखा है, हालांकि मैं अंधविश्वास नहीं होने का दावा करता हूँ, लेकिन चंपावत के बंगले में जो अनुभव हुआ उसके बारे में मेरे पास कोई सफाई या तर्क नहीं। खैर, अगली दोपहर इस घटना से ऊपर पास के बाजार में कार्बेट टहल रहे थे, तभी एक आदमी बदहवास स्थिति में भागता हुआ आया। उसने बताया कि अभी अभी खेत में काम कर रही एक लड़की को बागिन उठा ले गई है। अपनी राइफल और साजो सामान लेकर कार्बेट ने उधर का रुख किया। खून के धब्बे, मांस के ताजा टुकड़ों के साथ उस नरबख्ची के पावों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका यह 436वां शिकार था। निशानों के जरिए पीछा करते हुए कार्बेट जंगल के एक वाटर बॉडी के पास पहुंचे तो वहां से कुछ दूरी पर वह बागिन अपने शिकार से पेड़ भर रही थी। कार्बेट को देखकर उसने लाश को खींच दूसरी ओर भागना शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे की इस आंख मिचौली में कार्बेट इतना आगे जा चुके थे कि जब वह थक हार कर वापस लौटे तब तक उनका साथी उम्मीद ही खो चुका था। आदमखोर लड़की की लाश को लेकर भाग नहीं सकी थी। ऐसे में अगले दिन उसके लौटने की संभावना बनी हुई थी। कार्बेट ने तहसीलदार से अधिक लोगों को सुबह 10 बजे इकट्ठा करने को कहा। दहशत का आलम यह था कि गुने चुने लोग पहुंचे। हालांकि दोपहर का ढोल नगाड़े, बंदूक, कुल्हाड़ी आदि हथियारों के साथ 200 से अधिक लोग जुट सके थे। कार्बेट ने उन्हें एक निश्चित एरिया के साथ जाने और शोर मचाने के लिए कहा। खुद वह शिकार वाली जगह पहुंचे। आखिरकार आदमखोर गिरफ्त में आ ही गई। कार्बेट की पहली गोली उसकी पीठ और दूसरी उसके सिर के नीचे वाले हिस्से में लगी। पास पहुंचकर तीसरा निशाना उन्होंने मुंह पर लगाना चाहा, लेकिन गोली पंजे पर लगी। तब तक चंपावत की शैतान आंखें मूंद चुकी थी। आदमखोर के मरते ही वहां उत्सव का माहौल हो गया। आक्रोश और गुस्से में लोग लाश के टुकड़े करने पर आमादा थे। उनके सामने उनके परिवार की हत्यारिन पड़ी थी। हालांकि कार्बेट को कुछ ऐसा दिखा जिससे उन्हें अफसोस से भर दिया और उनकी सोच बदल दी। बागिन के दाईं तरफ के दांत टूटे हुए थे और जबड़ा पहले से ही घायल था। उसे पहले गोली से निशाना बनाया गया था, जिसमें उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन उसके जानवरों का शिकार कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। शायद इसी हमले के बाद वह नरबख्शी हो गई थी। इन घटनाओं ने कार्बेट पर इतना असर डाला कि शिकार के बजाय वह पागों के संरक्षण की मुहिम में लग गए। उत्तराखंड के नेशनल पार्क को जिम कार्बेट के नाम पर रखा जाना उनके योगदानों की कहानी कहता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।